हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, बीते वर्ष 2024 में इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के कंपाइलेशन के भाग 1 को आपने बेहद अच्छी तरीके से सराहा। सबसे पहले तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसी कंपाइलेशन का भाग 2 आज का ये सेशन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए करते हैं अब इस सेशन की शुरुआत। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और अपने परिवेश के साथ सद्भाव से रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके विचारों से प्रेरित होकर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विरासत को सम्मानित किया जाता है और उनकी एकता, गौरव और भारत की स्वतंत्रता व प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्मदिन के 2 दिन पहले यानी 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माटी के वीर पदयात्रा का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री भी इस समारोह में शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू का दौरा किया और वहां भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लिया। उसी दिन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 3 वर्षों की समय सीमा में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय नायकों सिद्धू कान्हो और चांद भैरव की वीरता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि इन जनजातीय नायकों ने 1855 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया था। इसके साथ ही उन्होंने फूलो झानो की साहसिकता को भी याद किया, जो भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि रांची में भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय अब श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। वहीं राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जनजातीय समाज का योगदान हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता में अनमोल है। प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान जनजातीय समाज के साथ समय बिताया था और जनजातीय लोग भी प्रभु श्री राम को अपनाते हुए उनके साथ थे। यह संबंध हमारी संस्कृति और सभ्यता की नींव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की जानकारी भी दी गई। इस अभियान का उद्देश्य हर जनजातीय व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही 63,000 से अधिक जनजातीय गांवों को सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इस अभियान के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत 51 जिलों के 11,373 जनजातीय गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। साथ ही कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पक्का घर, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ साथ 18 मंत्रालयों द्वारा 25 नागरिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अन्य सुविधाओं के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और विपणन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार ने 700 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई है ताकि जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके अलावा सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 10 वर्षों में 100 से अधिक जनजातीय व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कई जनजातीय व्यक्ति आज उच्च पदों पर कार्यरत हैं। आइए डालते हैं एक नजर उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन यात्रा और उनके महत्वपूर्ण योगदान पर। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूबसूरत उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने केवल 25 वर्षों के अपने जीवन में भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बिरसा मुंडा प्रकृति के सानिध्य में मुंडा जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच पले बढ़े और अन्य वंचित भारतीयों की तरह उनका बचपन भी गरीबी और ब्रिटिश शासन के उत्पीड़न से अछूता नहीं रहा। अंग्रेजों ने आदिवासी समुदायों के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सामंती जमींदारी व्यवस्था लागू की और उनकी पैतृक भूमि पर कब्जा करने का अनैतिक प्रयास किया। बिरसा ने 1880 के दशक में सरदारी लड़ाई या फिर सरदारी आंदोलन को देखा, जहां आदिवासियों ने याचिकाओं के माध्यम से न्याय की मांग की। फिर भी उनकी दलीलों को नजरअंदाज किया गया और अंग्रेजों व सामंतों द्वारा उनका शोषण लगातार बढ़ता गया। ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों, शाहूकारों, ठेकेदारों और मिशनरियों की सहायता से आदिवासियों को अपने ही देश में, अपनी ही भूमि पर बेगाना बना दिया गया। अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार व शोषण से पीड़ित जनमानस की दुर्दशा ने बिरसा मुंडा के मन को व्यथित कर दिया। उन्होंने लोगों की स्थिति से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं को सुधारवादी विचारों के साथ मिलकर उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया। अपने समर्थकों, अनुयायियों को प्रोत्साहित रखने के लिए प्रभावशाली नारों का प्रयोग किया और अपनी पहचान और संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुयायी उन्हें भगवान और धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के रूप में पूजते हैं। वर्ष 1899 में बिरसा ने क्रांतिकारी आंदोलन उलूगलान का नेतृत्व किया। इस आंदोलन ने मुंडा, उरांव और अन्य आदिवासियों को एकजुट किया। उन्होंने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। बिरसा ने लोगों से कर न लेने और साहस और अनुशासन के साथ शोषण का विरोध करने का आग्रह किया। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी आंदोलन चलाए। इन आदिवासी समुदायों में संथाल, खासी, भील, तमार, मिजो और कोल आदि शामिल हैं। बिरसा के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने धनुष और बाण से लैस आदिवासियों में प्रतिरोध की एक लहर पैदा की, जिसने तत्कालीन औपनिवेशिक शासन को हिलाकर रख दिया। आंदोलन अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ ही रहा था कि दुर्भाग्यवश वर्ष 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 9 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके आंदोलन ने अंग्रेजों को 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू करने के लिए मजबूर किया, जिसने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया और जबरन मजबूरी जैसे शोषक कानून को समाप्त करवा दिया। 15 नवंबर को हम न केवल बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं, बल्कि पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के अपार योगदान का भी सम्मान करते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारी संस्कृति को संरक्षित करने, अन्याय से लड़ने और मानवीय गरिमा को बनाए रखने में निहित है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में कई प्रमुख नाम और भी शामिल हैं, जिसमें बिरसा मुंडा के अलावा शहीद वीर नारायण सिंह, श्री अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइडनल्यू और सिद्धू कान्हू मुर्मू प्रमुख हैं। शहीद वीर नारायण सिंह ने 1856 में अकाल के बाद गरीबों में अनाज वितरित किया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद बने। श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदायों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। वहीं रानी गाइडनल्यू नागा समुदाय की नेता थीं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और मणिपुर में गांधी जी के संदेश का प्रचार किया। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह की शुरुआत की और 10,000 संथालों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शपथ ली। और आध्यात्मिक विविधताओं से संपन्न भारत प्राचीन काल से ही अनेक धर्मों, संप्रदायों और विचारों का पोषक रहा है। इन्हीं में से एक बौद्ध धर्म का उद्गम भी भारत में ही हुआ। इसी पवित्र भूमि पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी राजसी जीवन का त्याग कर एक साधक के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। उनकी शिक्षाएं वर्तमान में भी अपने देशों, उनके समाजों और संस्कृतियों का मार्गदर्शन करती रही हैं। अपनी इसी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC के सहयोग से
5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसमें 32 देशों के 160 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया था। महासंघ के सदस्य, विभिन्न मठवासी, परंपराओं के संरक्षक, भिक्षु, भिक्षुणियां, राजनयिक समुदाय के सदस्य, बौद्ध अध्ययन के प्रोफेसर, विशेषज्ञ और विद्वान, लगभग 700 प्रतिभागियों ने इस विषय पर उत्साहपूर्वक चर्चा की। इस ऐतिहासिक आयोजन की थीम वाक्य था रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, अर्थात एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। सम्मेलन में भारत की माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति और मार्गदर्शन में दुनिया की मौजूदा चुनौतियों को सुलझाने हेतु बुद्ध धम्म शिक्षाओं की भूमिका पर गहरी चर्चा की गई। बुद्ध धम्म की यात्रा आज से लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपना घर, राजपाट, सब कुछ त्याग दिया था। वर्षों के तप और ध्यान के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपना शेष जीवन बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए लगा दिया। आगे चलकर लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को व्यापक स्तर पर प्रसारित किया। उनके शिलालेख और स्तंभ बौद्ध धर्म के शाश्वत प्रतीक हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का भारतीय भूभाग की सीमाओं से परे मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी व्यापक प्रसार हुआ। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अतीत और वर्तमान को जोड़ते हुए बौद्ध धरोहर को आगे बढ़ाना था। शिखर सम्मेलन में बौद्ध कला, वास्तुकला और विरासत पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें सांची के स्तूप और अजंता एलोरा की गुफाओं जैसी ऐतिहासिक स्थलों के महत्व को रेखांकित किया गया। ये स्थल न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि द्वितीय सांस्कृतिक और शिल्प कौशल को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा बुद्ध की चरिका या चारिका अर्थात यात्राएं उनके धम्म प्रचार का सार हैं। भगवान बुद्ध की पवित्र विरासत न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि समुदायों को जोड़ने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी सहायक हैं। आधुनिक विज्ञान में भी बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण के लिए बेहद अनिवार्य है। महायान सूत्र जैसे बौद्ध ग्रंथ जीवन और सत्य से जुड़े गहरे सवालों का उत्तर देने के साथ साथ 21वीं सदी की जटिल समस्याओं को समझने में भी मददगार हो रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन ने बौद्ध धरोहर के ऐतिहासिक और समकालीन महत्व पर बेहद जोर दिया। इस अवसर पर भारत एक धम्म सेतु है शीर्षक वाली एक विशेष प्रदर्शनी द्वारा बताया गया कि भारत किस प्रकार से संपूर्ण एशिया को बौद्ध परंपराओं से जोड़ने वाले सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। सम्मेलन में विविध कलाकृतियों, इंटरैक्टिव डिस्प्ले और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की बौद्ध धरोहर का प्रदर्शन किया गया। भारत ने बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कपिलवस्तु, सारनाथ और बोधगया जैसे पवित्र स्थलों को जोड़ने वाला बौद्ध पर्यटन सर्किट देश के सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में पाली भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया गया, जो बुद्ध के उपदेशों की भाषा और बौद्ध साहित्य एवं परंपराओं को संरक्षित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल है। जहां 2023 में आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ने धम्म की शिक्षाओं को वैश्विक शांति और सामंजस्य के लिए प्रासंगिक बताने पर जोर दिया, वहीं अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के तहत अभिधम्म की शिक्षाओं को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत अपने अपने देशों में होने वाले आयोजनों, अनुसंधानों और मानव कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण योगदानों का व्यापक विवरण भी प्रस्तुत किया। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 केवल एक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह बुद्ध की शिक्षाओं के सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाने और एक शांतिपूर्ण दुनिया की ओर लौटने का आह्वान है। आइए हम बुद्ध के शाश्वत ज्ञान को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य की ओर प्रेरित करें। 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में जॉन मार्शल द्वारा एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों की खोज की गई थी। इस लेख में तत्कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनित अवशेषों से प्राप्त होने वाली नई जानकारियों का व संभावनाओं का मार्शल द्वारा विशद वर्णन किया गया था। विषय पर आने से पहले आइए जान लेते हैं कि कौन थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन हर्बर्ट मार्शल एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने भारत में पुरातत्व विधा को एक व्यवस्थित और आधुनिक रूप दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान सिंधु घाटी सभ्यता की खोज थी। मार्च 1876 को इंग्लैंड में जन्मे सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्व महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल रहे थे। उन्होंने 1920 के दशक में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु के इलाके में स्थित है, की खुदाई करवाई।
उन्होंने अपनी खोजों को कई लेखों और पुस्तकों में प्रकाशित किया। उनकी कृतियों में मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन प्रमुख है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ष 1914 में नाइटहुड यानी सर की उपाधि प्रदान की गई थी। अब आइए जानते हैं कि अपने लेख में उन्होंने किन महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि तत्कालीन अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिम में भूमि के नीचे एक प्राचीन और बेहद समृद्ध सभ्यता के अवशेष स्थित हैं, जिनमें से एक हड़प्पा स्थल तत्कालीन पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। खुदाई में 7 से 8 परतों की विभाजित संरचनाएं मिली हैं, जो ये दर्शाती हैं कि यह क्षेत्र सैकड़ों वर्षों तक बसा हुआ था। हालांकि रेलवे निर्माण और अन्य गतिविधियों के कारण यहाँ की संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ से प्राप्त हाथ से और चाक से निर्मित सुंदर डिजाइन के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मार्शल ने यहाँ लिपि और जानवरों के चित्रयुक्त पत्थर की मोहरें, टेराकोटा से बने खिलौने, चूड़ियों और अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं के प्राप्त होने की पुष्टि की है। दूसरा स्थल सिंधु के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो है, जहां 60 फीट ऊंचे टीले और प्राचीन शहर की व्यवस्थित सड़कें यहां की समृद्धि और सुनियोजित शहरी व्यवस्था का प्रमाण हैं। वे बताते हैं कि शहर के बीचों बीच एक मुख्य सड़क थी, जिसके दोनों ओर घर बने हुए थे। नदी के किनारे एक विशाल संरचना स्थित थी, जिसे राजमहल नाम से जाना जा सकता है। इसके अलावा नदी के सूखे किनारे पर स्थित द्वीपों पर धार्मिक स्थल और स्तूप भी मिले हैं। गहराई में खुदाई करने पर कई परतों में भवनों और उन्नत जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं। वे बताते हैं कि सभ्यता के भवनों की उन्नत निर्माण तकनीकी को वे दर्शाते हैं। इनकी दीवारें 7 से 8 फीट मोटी थीं और जल निकासी के लिए ईंटों से ढकी नालियां बनाई गई थीं। यहाँ की सबसे प्रमुख पहचान जो स्टेटाइट, हाथी दांत और पत्थर से बनी हुई थी। इन पर बैलों की और यूनिकॉर्न जैसे जानवरों के चित्र उकेरे गए थे। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सभ्यता के शुरुआती दौर में शवों को मोड़कर ईंट के मकबरों में दफनाया गया था। बाद में शवदाह की प्रथा अपनाई गई, जिसमें राख को छोटे बर्तनों में भरकर बड़े घड़ों में सुरक्षित रखा गया था। सभ्यता की उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए वे बताते हैं कि बलूचिस्तान में मिले चित्रित बर्तनों और अन्य वस्तुओं के आधार पर इसकी प्रबल संभावना है कि यह सभ्यता बाहर से आई थी। यदि भाषाविदों की माने तो ये द्रविड़ जाति के लोग थे। सर मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को नील घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह एक विशिष्ट सभ्यता माना है। बीती 5 जनवरी 2025 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सभ्यता में छिपे द्रविड़ सभ्यता के अस्तित्व को खोजने और इसकी अब तक अपठित लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाले संगठनों, विशेषज्ञों, विद्वानों और पुरातत्वविदों के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा भी की है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि यह परिवर्तन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और इस क्षेत्र की अद्वितीय भूमिका के कारण किया गया है। श्री शाह ने इस बदलाव द्वारा औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारतीय गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास बताया है। 11वीं शताब्दी में जब चोल साम्राज्य के महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम अंडमान द्वीप समूह को अपनी सामरिक रणनीतियों का हिस्सा बना रहे थे, यह द्वीप समूह उनके लिए एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था, जिससे उन्होंने श्री विजय साम्राज्य, जो आज के इंडोनेशिया में है, पर आक्रमण किया। यह आक्रमण भारतीय इतिहास में एक अनोखी सैन्य घटना बन गई, क्योंकि इसे चोल साम्राज्य की शक्ति का विस्तार और व्यापार मार्गों की सुरक्षा के रूप में देखा गया। वक्त बीता और ब्रिटिश शासन ने इन द्वीपों पर अपनी पकड़ बना ली। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारी आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम से पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया। यह स्थान अब दंड और उत्पीड़न का प्रतीक बन चुका था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इस स्थान ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया। 1906 में काला पानी के नाम से एक विशाल और डरावनी सेलुलर जेल बनाई गई, जहां वीर दामोदर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाया गया। फिर 30 दिसंबर सन 1943 का दिन आया, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक ऐतिहासिक पल था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा को दर्शाता था। इन घटनाओं के माध्यम से अंडमान द्वीप समूह न केवल सामरिक और राजनीतिक महत्व रखता था, बल्कि भारतीय संघर्ष की ताकत और उम्मीदों का प्रतीक बन गया था। सरकार ने हाल ही के वर्षों में कई स्थानों के नाम बदलकर भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इलाहाबाद का नाम 2018 में प्रयागराज कर दिया गया, जो इसके प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। इसी वर्ष फैजाबाद को अयोध्या के रूप में पुनर्नामित किया गया, जिससे भगवान राम की नगरी को उनकी पुरानी पहचान वापस मिली।
सन 1995 में बॉम्बे को मुंबई का नाम दिया गया, जो मराठी संस्कृति और पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था। वहीं 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया, जो स्थानीय तमिल पहचान को प्रोत्साहित करता है। 2001 में कलकत्ता को कोलकाता के रूप में पुनर्नामित किया गया, ताकि बंगाली भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता दी जा सके। इतिहासकारों का मानना है कि नाम परिवर्तन सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। हालांकि इसका प्रभाव स्थानीय समुदायों और उनके सांस्कृतिक इतिहास पर निर्भर करता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी तर्क दिया कि नाम बदलने की प्रक्रिया को सार्वजनिक परामर्श और आर्थिक प्रशासनिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम के रूप में पुनर्नामकरण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गर्व को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। हालांकि इससे जुड़ी राजनीतिक और सामरिक बहसें ये स्पष्ट करती हैं कि नाम परिवर्तन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और संस्कृति से जुड़ा एक व्यापक विषय है। केरल के पलक्कड़ में कोलेंगोड रेंज में कंडलिकड़ हिल, जिसे मालमपल्ला या मल्लमपुरम हिल के नाम से जाना जाता है, पर पुरातात्विक खुदाई के दौरान 60 से ज्यादा दफनाए गए मेगालिथिक कलश मिले हैं। यह खोज केरल के प्रागैतिहासिक इतिहास को समझने और मध्य पाषाण काल से लेकर लौह युग तक हुए बदलावों को जानने में सहायक सिद्ध होगी। मेगालिथ शब्द ग्रीक शब्द मेगास यानी बड़ा और लिथोस यानी पत्थर से लिया गया है। इसका अर्थ है बड़ा पत्थर। यह प्राचीन मानव सभ्यता के द्वारा निर्मित विशाल पत्थर की संरचनाओं को संदर्भित करता है, जो प्राचीन काल में धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। मेगालिथ की संरचनाएं आमतौर पर बड़े बड़े पत्थरों से बनी होती हैं और इनका उपयोग कब्रगाह, पूजा स्थल या खगोल शास्त्रीय अध्ययन के उद्देश्य से किया जाता था। यह खोज तब हुई जब स्थानीय पंचायत की जल संचयन परियोजना के लिए बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। मजदूरों को काम के दौरान मिट्टी के कई कलश मिले। हालांकि इनमें से कई खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन पुरातत्व विशेषज्ञ कुछ कलशों और कलाकृतियों को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। विशेषज्ञों द्वारा दिए गए शुरुआती विश्लेषण के अनुसार यहां से प्राप्त वस्तुओं में ब्लैकवेयर, रेडवेयर और काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े शामिल हैं, जिनमें रस्सी के निशान और उंगलियों के प्रिंट जैसे डिजाइन भी देखे गए हैं। कुछ कलशों की मोटाई 8 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बीच है, जो उनके निर्माण में उच्च शिल्प कौशल के प्रयोग की ओर संकेत करता है। पलक्कड़ के विक्टोरिया कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर के राजन ने बताया कि पहाड़ी की चोटी पर एक साथ इतने सारे दफन कलश मिलना कितना दुर्लभ है। यह स्थल प्राचीन काल के सांस्कृतिक बदलावों को समझने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। कुंडलिकड़ हिल पर मिले ये साक्ष्य इसे एक खास पुरातात्विक स्थल के रूप में चिन्हित करने के साथ साथ मानव निवास के लंबे इतिहास को भी जोड़ते हैं। यहाँ मेगालिथ कलशों के अलावा माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर के औजार भी मिले हैं। केरल में पहली बार मेसोलिथिक औजारों और लौह युग के एक साथ दफन कलश पाए गए हैं। यह खोज यहाँ मानव समाज के सांस्कृतिक और तकनीकी विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। दफन कलशों पर छेनी के निशान और बारीक डिजाइन ये बताते हैं कि मेगालिथिक काल के लोग पत्थर और मिट्टी के कुशल कारीगर हुआ करते थे। रस्सी और उंगलियों के प्रिंट वाले पैटर्न उनकी कलात्मकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की एक झलक प्रदान करते हैं। दक्षिण भारत के अन्य मेगालिथिक स्थलों जैसे मरयूर, अय्याल और पोर्कुलम के साथ इस स्थल से प्राप्त ये साक्ष्य क्षेत्रीय विशेषताओं को समझने में सहायक होंगे। कुंडलिकड़ हिल पर मिली वस्तुएं न केवल केरल के प्राचीन इतिहास को समझने में मदद करती हैं, बल्कि मध्य पाषाण काल से लौह युग तक के बदलावों को प्रमाणित भी करती हैं। ये खोज मानव समाज के विकास और सांस्कृतिक प्रगति को समझने के लिए एक नई दिशा प्रदान करती हैं। भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक सांची का महान स्तूप न केवल भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह बौद्ध धर्म और कला का अद्वितीय उदाहरण भी है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बर्लिन के हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय में सांची के महान स्तूप के पूर्वी द्वार की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है। यह प्रतिकृति मूल द्वार का हूबहू यानी 1x1 आकार में तैयार की गई है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है और वजन लगभग 150 टन है। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह स्मारक बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था। भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में सांची का स्तूप न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के प्रसार और समृद्धि का प्रतीक भी है। इसे अशोक की पत्नी देवी ने बनवाया था, जो विदिशा के पास एक व्यापारिक शहर से आई थी।
इस स्मारक के चारों ओर छोटे छोटे स्तूप, मठ और मंदिर भी हैं जो उस स्थान को बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। सांची के महान स्तूप के चारों ओर बने सजावटी प्रवेश द्वार, जिन्हें तोरण कहा जाता है, इनकी पहचान का प्रमुख हिस्सा हैं। ये तोरण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए थे और इनकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। हर एक तोरण 2 ऊंचे खंभों से बना होता है, जिसमें घुमावदार आर्किट्रेव और अद्भुत शिल्पकला है। इन पर बुद्ध के जीवन के दृश्य, जातक कथाएं और बौद्ध प्रतीक उकेरे गए हैं। इन तोरणों का डिजाइन विशेष रूप से उनकी सुंदरता और शिल्पकला दुनिया भर में कला प्रेमियों और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। सांची का पूर्वी तोरण यूरोप में प्रसिद्ध है। 1818 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर द्वारा सांची की खोज के बाद से यह द्वार बहुत ध्यान आकर्षित कर चुका था। हालांकि यह खंडहरों में तब्दील हो चुका था, लेकिन ऐतिहासिक उत्खनन और संरक्षण के बाद इसे फिर से जीवित किया गया। 1860 के दशक में लेफ्टिनेंट हेनरी हार्डी कोल ने इस द्वार का पहला प्लास्टर कॉस्ट तैयार किया। बर्लिन में जो नवीनतम प्रतिकृति तैयार की गई है वह उसी कॉस्ट का एक संशोधित संस्करण है, जो आधुनिक तकनीकी 3D स्कैनिंग और भारतीय तथा जर्मन मूर्तिकारों की मदद से बनाई गई है। इस प्रतिकृति में दिखाए गए दृश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, जबकि मध्य में राजकुमार सिद्धार्थ का एक महान प्रस्थान दिखाया गया है, जब उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने महल को छोड़ दिया था। निचले हिस्से में सम्राट अशोक को बोधि वृक्ष की ओर जाते हुए दिखाया गया है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सांची का महान स्तूप न केवल बौद्ध धर्म का, बल्कि यह भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति का भी एक प्रतीक है। यह स्थल भारत के प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है और इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी बरकरार है। बर्लिन में इसकी प्रतिकृति का अनावरण यह दर्शाता है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का वैश्विक स्तर पर क्या महत्व है। सांची का महान स्तूप और इसके प्रवेश द्वार न केवल भारत की प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने का काम करते हैं, बल्कि दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक संवाद को भी बढ़ावा देते हैं। इन स्मारकों के माध्यम से हम अपने इतिहास को न केवल समझते हैं, बल्कि हमें वैश्विक समुदाय के साथ एक सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित करने का ये मौका देते हैं। सांची का महान स्तूप और इसके अद्वितीय प्रवेश द्वार भारतीय बौद्ध धर्म और कला के प्रतीक हैं। बर्लिन में इनकी प्रतिकृति का अनावरण भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है। इस तरह की पहलें न केवल हमारे इतिहास को संरक्षित करती हैं, बल्कि यह आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 भारतीय भाषाओं मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बांग्ला को क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की थी। यह कदम इन भाषाओं की समृद्ध धरोहर को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम बताया गया, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इन भाषाओं को सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें से कई भाषाएं इस श्रेणी में शामिल होने के लिए दशकों से प्रयासरत थीं। मराठी भाषा ने इस दर्जे के लिए 2013 में अपना पहला प्रस्ताव दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2014 में मराठी भाषा के क्लासिकल दर्जे के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जो इस विषय पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को सौंपे। समिति ने पुष्टि की कि मराठी भाषा उन सभी मानकों पर खरा उतरती है जिसके आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। इससे पहले वर्ष 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में ही तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया को क्लासिकल भाषा की सूची में शामिल किया जा चुका था। अब इस सूची में 5 नई भाषाओं के जुड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई है। क्लासिकल भाषा वो भाषा होती है जिसे अपने ऐतिहासिक महत्व, साहित्यिक धरोहर और सांस्कृतिक योगदान के कारण मान्यता प्राप्त होती है। भारत में एक भाषा को क्लासिकल का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत, प्राचीन साहित्यिक और स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए। क्लासिकल भाषाएं हजारों वर्षों की परंपराओं से जुड़ी हैं और इनका साहित्य समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्लासिकल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भाषा के पास कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, जैसे कि इसकी प्राचीन और सुस्पष्ट साहित्यिक परंपरा, स्वतंत्र विरासत और ऐतिहासिक निरंतरता। यह दर्जा प्राप्त करने के बाद इन भाषाओं को सरकारी सहायता, संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। हर एक नव स्वीकृत भाषा मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बांग्ला का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। इन भाषाओं का साहित्य न केवल भारतीय इतिहास की प्राचीन धरोहर का हिस्सा है, बल्कि उनका विकास भारतीय समाज, दर्शन और संस्कृति के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। मराठी का साहित्य और संस्कृति महाराष्ट्र राज्य की पहचान है। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे महान संत और कवि मराठी में रचनाएं करते थे।
मराठी भाषा के क्लासिकल दर्जे से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। असमिया भाषा असम राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। इस भाषा का साहित्य समृद्ध है, जिसमें बृहत्तर ब्रजवासी संस्कृति, लोकगीत और ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल हैं। पाली भाषा का महत्व बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध की उपदेशों की रचनाएं लिखी गई हैं। पाली का क्लासिकल दर्जा इस धर्म और इसके साहित्य के ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देता है। प्राकृत भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन भाषाओं का समूह है, जो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का स्रोत रही हैं। प्राकृत का साहित्य भारतीय दर्शन और तात्विक विचारधाराओं की जड़ है। बांग्ला भाषा की साहित्यिक परंपरा भी बहुत समृद्ध है और वैश्विक प्रभाव वाली रही है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर बांग्ला भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखते थे। बांग्ला का क्लासिकल दर्जा भारतीय साहित्य और कला में इसके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। इन भाषाओं को क्लासिकल दर्जा मिलने से न केवल इनकी ऐतिहासिक और साहित्यिक धरोहर को संरक्षण मिलेगा, बल्कि इन्हें शैक्षिक और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इन भाषाओं में शोध, अनुसंधान, साहित्यिक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध किया जा सकेगा। दोस्तों, ये था 2024 के इतिहास, कला एवं संस्कृति के तमाम सारी खबरों का एक कंपाइलेशन, जिसका पहला भाग पिछले हफ्ते हमने आपको प्रदान किया था। और अब ये दूसरा भाग आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़ सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।